হবে বিকাশ হবে। सारा प्रणाम, आप देख रहे हैं सहारा समय, मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ। शुरुआत करेंगे चुनावी दंगल की। 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मतदान जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक असम में 53.23%, केरल में 47.28%, पुडुचेरी में 53.76%, तमिलनाडु में 39.69% और पश्चिम बंगाल में 53.89% वोटिंग हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया में तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर ईवीएम मिली है। चुनाव आयोग के सेक्टर अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में 31 सीटों पर मतदान हो रहा है और असम में आखिरी चरण के वोट डाले जा रहे हैं। वहीं तमिलनाडु में 234 सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है। यहां AIADMK और DMK के बीच मुकाबला है। आप बात करें केरल की, तो केरल में भी 140 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है। केरल में त्रिकोणीय मुकाबला है। LDF और UDF के साथ मैदान में BJP भी है। अगर बात करें पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी में 30 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है। कांग्रेस ये चुनाव DMK के साथ गठबंधन करके लड़ रही है और BJP ऑल इंडिया NR कांग्रेस AIADMK के साथ मैदान में है। अभिनेता कमल हसन भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान संपन्न होगा। सभी राज्यों के चुनावों के नतीजे 2 मई को आएंगे। मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो बंगाल के आरामबाग में आज BJP और TMC कार्यकर्ता आमने सामने थे। TMC उम्मीदवार का आरोप है कि EVM में गड़बड़ी हुई। TMC उम्मीदवार सुजाता मंडल ने केंद्रीय फोर्सेस पर भी आरोप लगाया। सुजाता ने कहा कि यहां पर TMC मजबूत है, वहां हालात ठीक नहीं है। वहीं BJP कार्यकर्ताओं ने TMC कार्यकर्ताओं के लोगों पर जबरदस्ती आरोप लगाया गया है। तो आपको बता दें, सुबह से ही पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबरें आ रही हैं और इस बीच TMC और BJP के कार्यकर्ताओं की आपस में भिड़ने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो चुनावी दंगल शुरू है और इस बीच आपको बता दें कि हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। BJP के प्रवक्ता गुलरेज शेख जी हमारे साथ मौजूद हैं, TMC के प्रवक्ता नीरज राय जी हमारे साथ मौजूद हैं और राहुल लाल जी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल जी, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं, सुबह से ही हिंसा की खबरें आ रही हैं, धारा 144 लगाई गई कि चुनाव की प्रक्रिया अच्छे से हो, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हो रहा है इन सब हिंसाओं को रोकने में। देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में विशेषकर 8 चरण में चुनाव हो रहे हैं, आज तीसरा चरण का चुनाव हो रहा है, लेकिन बिल्कुल जो शांति होनी चाहिए था वहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि 750 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की इसमें पश्चिम बंगाल में तैनात है जी। उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन जो है कि इसमें सफल नहीं रहा है जी। इलेक्शन कमीशन का देखिए, असम में जो है कि वो EVM मशीन जो है कि वो BJP नेता के गाड़ी में सवार हो जाती है और आज सुबह होते होते आरोप लगने शुरू हो गए कि TMC के घर के नेता के घर से जो है कि EVM बरामद हो रहे हैं। हाँ जी। तो EVM आखिर अपने स्थान पे क्यों नहीं रहता? अगर इलेक्शन कमीशन EVM को उसके अपने स्थान पे रखने में ही अगर वो संकल्प नहीं है तो इलेक्शन कमीशन के कार्यशैली पे गंभीर सवाल बिल्कुल उठेंगे। और दूसरी सबसे देखिए अपुष्ट समाचार जो लगातार हम लोगों को मिल रहे हैं वहां से, और जो चिंता का विषय भी है कि प्रधानमंत्री कोरोना को लेकर देश भर में मुख्यमंत्रियों के साथ सम्मेलन करते हैं जी। अभी तक इलेक्शन कमीशन गंभीर नहीं दिख रहा है कोरोना प्रोटोकॉल को कम से कम चुनावी राज्यों में लागू करने में। विशेषकर पश्चिम बंगाल, असम वगैरह में तो हम लोगों को, दक्षिण के राज्यों में तो थोड़े बहुत कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता हुआ दिखता भी है जी। लेकिन कम से कम यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। और अपुष्ट समाचार ये भी आ रहे हैं कि काफी सारे जो चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर हैं वो भी जो है कि पॉजिटिव हो गए हैं, तो उसकी पुष्टि करने वाला जो है कि कोई नहीं मिल रहा है कि वो समाचार पुष्ट है या अपुष्ट है।
लेकिन कम से कम जो कोरोना के आंकड़े जी, बढ़े हैं हमने जिस देखा कि तरीके से, रैलियों में जिस तरह से प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क या सैनिटाइजिंग तो दूर की बात है, जिस तरह से इतना जनसैलाब है, सीएम की रैली हो, पीएम की रैली हो, लोगों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है और इस बीच जो कोरोना के केसेस हैं वो लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। यही तो चिंता का विषय है ना। जी। देखिए, लोग कहते हैं बंगाल के आंकड़े कहाँ हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में, ये प्रेरणा ले रहे हैं लोग लगातार। जब आप देखते हैं लोग कि पश्चिम बंगाल के रैलियों में, असम की रैलियों में इतनी भारी भीड़ उमड़ रही है, जब आप यहाँ पे दिल्ली में भी किसी को समझाते हैं कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें तो वो कहते हैं कि अरे आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल में पालन हो रहा है क्या। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप अभी भी कम से कम तीसरे चरण के चुनाव के बाद भी अब भी सबों को गंभीर हो जाना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों को भी, चुनाव आयोग को भी। और चुनाव आयोग के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेवारी है कि आप एक तरह से कोरोना के बीच में आप जब इलेक्शन करा रहे हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन हो, हिंसा भी नहीं हो और कम से कम ईवीएम सुरक्षित भी रहे, अपने जगह पे रहे ईवीएम। जी, तो अब रुक कर लेते हैं हम बीजेपी के गुलरेज शेख जी का। गुलरेज, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इतिहास रहा है 2016 में 31 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर टीएमसी का दबदबा था और इन चुनावों में एक बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने जी जान से ताकत लगाई है, भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल यही है क्या भीड़ वोट में तब्दील होगी? देखिए, सबसे पहले तो आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। देश को बधाई, देश को शुभकामनाएं। जहां तक बात है भीड़ दिखने की और भीड़ के वोट में परिवर्तित होने की, दोनों फिनोमिना अलग अलग भी होते हैं और एक भी होते हैं। लेकिन अभी मुझे जो चेंज दिख रहा है, चेंज है जनता में, चेंज है जनता परिवर्तन चाहती है। और जब जनता परिवर्तन चाहती है तो भीड़ दिखे ना दिखे परिवर्तन हो जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं हमारा ही उदाहरण नहीं दूसरों के उदाहरण देता हूं। आप देखिए कि जब 2011 में ममता दीदी मुख्यमंत्री बनी थी, उसके पूर्व का जो चुनाव था उसमें लेफ्ट के पास 2/3 बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई थी और उसके बाद वो लाल किला जो टूटा था लेफ्ट का, वो एकदम भरभरा के गिरा था, धराशायी हो गया था। तो आप ये देखिए, वही एक स्थिति जो है, वही बयार जो है परिवर्तन की पश्चिम बंगाल में जो उस समय 2008, 2009, 2010, 2011 में चली थी, वो आज चल रही है। तो आप इतिहास से सबक ले तो बंगाल में टीएमसी का किला गिरने वाला है, भरभरा का गिरने वाला है और भारतीय जनता पार्टी एक युग परिवर्तन की बेला को स्थापित करेगी पश्चिम बंगाल में, यह मुझे दिख रहा है। अब जहां तक बात है हिंसा जो है, हिंसा हुई है, ये बात सच है। और हिंसा जहां पर टीएमसी स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है वहीं पर हिंसा क्यों होती है, यह विचारने वाली बात है। इसके पहले भी यही स्थिति थी। जी गुलरेज जी, आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि टीएमसी के गुंडे, और इधर टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के गुंडे ये पूरी हिंसा कर रहे हैं। नहीं, ये वो बीजेपी के गुंडे नहीं बोलते हैं, वो यूपी के गुंडे बोलते हैं। जबकि अभी जो हमारे मित्र बैठे हैं नीरज जी, वो यूपी के टीएमसी के अध्यक्ष भी हैं और प्रवक्ता भी हैं राष्ट्रीय टीएमसी के। उनसे ही पूछना चाहिए क्या ये यूपी के गुंडे एक प्रांत को बदनाम करने की जो कोशिश होती है बार बार, ये उनको अच्छी लगती है बतौर टीएमसी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश? ये इनसे पूछना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए ना कि टीएमसी के पास अब हिंसा क्यों होती है। देखिए, टीएमसी का जो जन्म हुआ वो कांग्रेस की कोख से हुआ, लेकिन जब जन्म हुआ था टीएमसी का तो वो बिल्कुल अपाहिज किस्म से जो जन्म हुआ था, जो न चल सकती थी ना कुछ कर सकती थी। तो उसने जो हाथ पैर आयातित किए थे वो लेफ्ट के आयातित किए थे, जो कि बाहुबली थे, जो हाथ पैर थे वो चलने में सक्षम थे, लोगों को मारने में सक्षम थे। तो जो मूल कैरेक्टर है वह कांग्रेस का है और मूल जो हिंसा का चरित्र है वह लेफ्ट का है। इन दोनों का मिश्रण कर लीजिए, आपको टीएमसी का दानव दिख जाएगा। जी, रुक कर लेते हैं नीरज जी का। नीरज जी, जिस तरह से साख का सवाल है और बीजेपी बार बार कह रही है परिवर्तन के लिए बंगाल तैयार है, तो क्या गढ़ बचा पाएगा टीएमसी? करण दे दूं, अभी गुलरेज भाई बोल रहे थे, पता नहीं क्या हो जाता है हमारे भाजपा के काबिल प्रवक्ताओं को कि ये दूसरों को दोष देते देते अपने जो इनके जो संस्थापक सदस्य जन्मदाता हैं उनके बारे में जानना भूल जाते हैं। भाई साहब, वो भी कांग्रेस के ही कोख से निकले थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और तो उस कांग्रेस के मुस्लिम लीग के भी कोख में वो बैठे रहे थे जो पाकिस्तान समर्थक थी। अब आइए इनके जो परिवर्तन की जो बात करते हैं, लेकिन जो आसाम में इनकी सरकार है वहां पर ये अपनी सरकार बना रहे हैं सवाल कांग्रेस से पूछकर। बंगाल में इनकी सरकार नहीं है फिर भी ये सरकार वहां बनाने का दावा कर रहे हैं। पुडुचेरी में इनकी सरकार नहीं है वहां पर भी ये बनाने की बात कर रहे हैं।
तमिलनाडु में भी और केरला में भी। जहां इनकी सरकार है वहां पर भी ये दावा कर रहे हैं, जो जहां नहीं है वहां पर भी दावा कर रहे हैं। इस पर विचार करने की बात है। और देश की जनता, नीरज जी, टीएमसी का क्या दावा है, गढ़ बच पाएगा? जिस तरह से आपकी अधिकांश सीटों पर दबदबा था, तो क्या गढ़ बचा पाएगी इस बार टीएमसी? जानते हैं नवजोत, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मेरा गढ़ जी गुंडों का होता है, डकैतों का होता है, राजनेताओं का गढ़ नहीं होता है। जननेता जनता से होते हैं। भाजपा गढ़ की बात करती है, जो डकैत गढ़ और किला लूटने की बात करते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा व्यापक स्तर पे इसलिए चला जाता हूं कि तृणमूल कांग्रेस की बस एक जगह सरकार है और देश के 18 प्रदेशों में लगभग और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना इसलिए जरूरी हो जाता है कि आखिरकार बंगाल को लेकर इतना आप सचेत और परिवर्तन की जो बात करते हैं, पीछे से आपने क्या किया है। हमारे गुरेज भाई ने कहा है कि टीएमसी उत्तर प्रदेश को गुंडा बोलती है। भाई साहब, आपकी जानकारी बढ़ा दूं, उत्तर प्रदेश के अपने संगठन को गुंडा नहीं बोलती है, उस संगठन को गुंडा बोलती है जो कि देश में पहला मुख्यमंत्री सत्ता में आते ही अपने पे लगे 37 आपराधिक मुकदमों को सबसे पहले हटाकर क्या बन जाते हैं, शरीफ और शराफत की श्रेणी में आने का काम करते हैं। और आपके यहाँ से कैलाश विजयवर्गीय जी भी वहां पर गए हुए हैं। उनके दामन में कितने दाग हैं यह भी हमें बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है। तो आप लोग अपने में बात कर लीजिए, टीएमसी से गुंडा कौन जा रहा है, उत्तर प्रदेश से गुंडा कौन है। आप लोग तत्काल जो 2-3 बातें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुंडा, दूसरा एक बौखलाहट। इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि मानकी के हिसाब से हिंदी में 40 लाख वर्ड है, शब्द हैं। अगर हिंदी ही बोलना है भाई साहब, थोड़ा अच्छे भाषा बोला करिए कि जनता भी उन सब चीजों से दरकिनार न हो। जनता वहां पर हावी है। अब ये हिंसा की बात आई है। तृणमूल कांग्रेस एक कैडर बेस्ड पार्टी है, उससे पहले वहां पर सीपीएम भी है, वामपंथ है, सब लोग कैडर बेस्ड, कांग्रेस भी कैडर बेस्ड। हिंसा नवजोत वो करना चाहते हैं और जानते हैं जिनको अपनी जमीन तलाशनी होती है। 2016 की परिभाषा दिया जाए तो 3 सीट इनके पास थी। 2019 में आया जाए तो सीपीएम और कांग्रेस के वोट परसेंटेज घटे और भाजपा के बढ़े, तो टीएमसी पे असर नहीं हुआ क्योंकि 1 से 1.25% ऊपर नीचे हुए थे। उसको बहुत ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। तो हिंसात्मक रवैया तो ये लोग खुद अपनाते हैं। राजनीतिक इतिहास रहा है कि जिस प्रदेश में ये सत्ता पाने के लिए ललायत रहते हैं वहां पर हिंसा इनका परम धर्म होता है। चलिए, तो ईवीएम का भी मैं जिक्र कर लेती हूँ। जो ईवीएम मिला है उस पर क्या कहना है फिर आपका? हाँ, ईवीएम मिला है। भाजपा का पूरा ऊपर से लेके नीचे का हर क्लास के नेता टीएमसी नेता बोल रहे हैं वहां पर। वो टीएमसी का नेता नहीं है, वहां पे वो कार्यकर्ता है, सपोर्टर है। लेकिन अब यह चुनाव आयोग की जवाबदेही बनती है, तृणमूल कांग्रेस की नहीं बनती है कि वहां पर क्यों गया, उस कार्यकर्ता के, उस व्यक्ति के घर उतना ईवीएम पहुंचा कैसे। क्योंकि आसाम में आपने देखा कि विधायक के गाड़ी में पहुंच गया था तो इनके नेता बोलते थे लावारिस है। मैं तो कह रहा हूं कि वो कार्यकर्ता है टीएमसी का, ये बोलते थे लावारिस है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आसाम में ईवीएम तो टीएमसी की जवाबदेही नहीं बनती है इसमें। जिस बूथ पे सुन लीजिए नवजोत, वहां पर 171 वोट पड़ता है और ये लोग बोलते हैं आवाज उठाना। शायद भाजपा के नेता वो दिन भूल गए हैं कि ईवीएम पे पहली बार आवाज लाल कृष्ण आडवाणी जी उठाए थे और इनके ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी उठाए थे। अभी वो इस बार उठाते रहते हैं। तो आप लोग अपने दामन में झांकिए, क्योंकि पूरा कमियों का पुलिंदा तो आप लोगों के घर में बैठा हुआ है। जी ठीक है, रुक कर लेते हैं राहुल जी का। राहुल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं 31 सीटों में से जो 16 सीटें हैं परगना में जो सीटें हैं उसमें जो है मतुआ समाज का मतुआ समाज की बात हम बाद में कर लेते हैं, पहले हम साइक्लोन की बात कर लेते हैं। जो साइक्लोन है इसको लेकर भी बीजेपी ने बड़ा निशाना साधा है टीएमसी को। तो क्या इस साइक्लोन का जो इफेक्ट 2019 साइक्लोन आया था उसका इफेक्ट अब हम 2021 में देखेंगे? देखिए, बीजेपी ने इस मुद्दे को काफी जोर शोर से मनाया कि उस पूरे साइक्लोन के जो राहत पुनर्वास का कार्यक्रम जिस रूप में करना चाहिए वो दीदी ने नहीं किया है। ये आरोप लगा के एक तरह से कहीं न कहीं वो आगे बढ़ रहे हैं इस पूरे मामले में। देखिए, यहाँ पे गुलरेज जी अभी इतिहास की बात कर रहे थे कि किस तरह से 2009 के लोकसभा चुनाव में दीदी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और फिर 9 से 11 के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि वामपंथ का किला ढहा और एक तरह से दीदी आ गई। तो एक तरह से गुलरेज जी कहना ये चाह रहे थे कि एक तरह से 2009 से 11 के बीच में जो इतिहास ममता बनर्जी ने दोहराई, कुछ उसी तरह का इतिहास जो है कि अभी बीजेपी दोहराएगी। लेकिन देखिए, ये तो सही है कि 2009 में उन्होंने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया और अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया।
लेकिन इस पूरे तुलना में एक चीज गुलरेज जी भूल जा रहे हैं कि उस समय टीएमसी के ऊपर कोई एक तरह से उनके ऊपर कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं कर रहा था, जबकि अभी भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पे दोनों पार्टियां जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय वो केंद्र में है, बहुत सारे राज्यों में भी है वो। तो भारतीय जनता पार्टी जब ये मुद्दा उठाती है कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं कि डबल इंजन वाली अन्य सरकारें हैं क्या, वहां पे कैसी सिचुएशंस बने हुए हैं। अभी जिस तरह से महंगाई के मामले हैं, बेरोजगारी के मामले हैं, कोविड के बाद जिस तरह से अर्थव्यवस्था की स्थितियां हैं, ये तमाम स्थितियां बनी हुई हैं जो कि बीजेपी के लिए एक तरह से बोझ वाली स्थिति भी है। तो इसलिए 2011 और 2021 इन स्थितियों के बीच में थोड़े एक परिस्थितियों का अंतर भी है जी। तो वो वाला सिचुएशन नहीं है। और एक चीज हम लोगों को मानना पड़ेगा, जैसे अभी हम लोगों ने बिहार के इलेक्शन को देखा था जी। बिहार में हालांकि ठीक है कि नीतीश कुमार फिर से वापस आ गए, थोड़ी उनकी क्षमता घटी और गुलरेज जी वापस जो है कि वहां पे एक तरह से उनसे बड़े भाई के रूप में आ गए। गुलरेज जी आपको बहुत बहुत बधाई भी हो, आज आपके पार्टी का जन्मदिन है, आप लोग 41 वर्ष आप लोगों ने बड़े अच्छे से पूरे किए हैं और पश्चिम बंगाल में आपने 40% वोट शेयर भी लाए, चलिए उसके लिए भी बधाई हो, बड़ी चीज थी ये। लेकिन अब यहां से गुलरेज जी की चुनौती यहीं से शुरू हो जाती है कि जैसे ये 40% वोट शेयर लाते हैं लोकसभा चुनाव में, क्योंकि मोदी जी का हमेशा रहा है कि लोकसभा चुनाव जब मोदी जी के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे लड़ा जाता है, वो वोट परसेंट 55, 55, 56% तक पहुंचता है वो। लेकिन जैसे नवजोत हम लोग विधानसभा चुनाव में हम लोग आते हैं, वो सीधे 10 से 15% नीचे गिर जाता है। इनके लिए अभी भी चुनौती बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं केंद्र में मोदी जी को पसंद किया जा रहा है, लेकिन जो राज्य हैं वहां पर एक चेहरा देना होगा। मोदी जी के या शाह जी के कंधे पर बैठकर आप राज्य में सरकार नहीं चला सकते। हाँ, यही चीज में कि आपको एक तरह से राज्य के नेतृत्व को भी आगे करना पड़ेगा। राहुल जी, इस बीच में आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर आ रही है पंजाब के रोपड़ जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस की टीम रोपड़ से निकल चुकी है। मुख्तार को एम्बुलेंस में लेकर यूपी के बांदा जेल के लिए पुलिस रवाना हुई है। आपको बता दें, एम्बुलेंस के आगे और पीछे यूपी पुलिस की कड़ी सुरक्षा है। करीब 10 गाड़ियों का काफिला बांदा के लिए रवाना हुआ है, जिसमें 150 पुलिसकर्मी सवार हैं। तो आपको बता दें, जिस तरह से यूपी और पंजाब के बीच में मुख्तार अंसारी को लेकर एक जंग देखी जा रही थी और इस बीच कोर्ट के आदेश के बाद अब पंजाब से मुख्तार अंसारी को यूपी ट्रांसफर किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियों के साथ पंजाब से यूपी के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी बाहुबली यूपी के लिए बांदा जेल के लिए रवाना हो गए हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। খেলা হবে, বিকাশ হবে। ब्रेक के बाद चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। रुक करेंगे गुलरेज जी का। गुलरेज जी, जिस तरह से हमने देखा 2019 में बीजेपी ने कहीं ना कहीं बढ़त हासिल की थी और वोट जो है, अब जो देखा जाए, अब जिस तरह से कहा जाता है कि डबल इंजन सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती है, तो आपके लिए एक टेस्ट होगा। और अगर देखा जाए तो आप पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये जो चरण है, यहाँ पर जो दबदबा है वो मतुआ समाज का है और ममता बनर्जी ने ये आप पर आरोप लगाया है कि पीएम जिस तरह दूसरे देश में जाकर मतुआ समुदाय को वोट मांग रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये उठता है कि जो मतुआ समुदाय है वो भी एक जुटा हुआ नहीं है। तो क्या पीएम मोदी उनको जुटाने में और वोट पाने में कामयाब रहेंगे? देखिए, पीएम मोदी जितने भी दबे कुचले समुदाय होते हैं, पिछड़े समुदाय होते हैं, उनको गले लगाते हैं। यदि ममता दीदी को या टीएमसी को आपत्ति है इस चीज से कि मतुआओं से क्यों मिल रहे हैं, बड़ों माँ को क्यों इतना टाइमिंग को लेकर आपत्ति थी, नहीं तो स्पष्ट कह देना, ये लोग स्पष्ट कह दें कि आपको मतुआओं से बात नहीं करना चाहिए, हमको तकलीफ है इस चीज से, कह के दिखाइए चीज, हम मान जाएंगे। लेकिन अभी आप बोल रहे हैं कि 2019 में हमको बढ़त मिली थी। देखिए, मैं हूं या फिर नीरज भाई हो, हम दोनों अपनी अपनी पार्टी की तारीफ करेंगे और निसंदेह यही कहेंगे कि हम सभी सीधे जीत रहे हैं, कोई सी भी पार्टी का प्रवक्ता हो। तो इसीलिए मैं हमेशा ऐतिहासिक बैकग्राउंड के डाटा रखता हूं जो कि पब्लिक डोमेन में होता है, जिससे चीजों को जज कर सके। 2019 को आप कंपेयर किससे कर सकते हैं? आप जब लेफ्ट का पतन हुआ था उसी से कर सकते हैं। देखिए, 2009 में चुनाव हुए थे
जिसमें टीएमसी ने गेन किया था। किस प्रकार से गेन किया था? 2008 के जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें लेफ्ट ने खूब हिंसा की थी, टीएमसी के कैडर को और आम लोगों को खूब मारा था, और उसकी वजह से लेफ्ट के खिलाफ विशेषकर जो रूरल बंगाल है वहां खूब गुस्सा था। उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि अगले वर्ष अर्थात 2009 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, आम चुनाव हुए थे, उसमें तृणमूल कांग्रेस को पहली बार 19 सीटें मिली। अब जरा इसको वर्तमान से कंपेयर करें, 2018 में वापस खूब जो ये पंचायत के चुनाव हुए थे, टीएमसी के कैडर ने खूब हिंसा की थी, उसी प्रकार की हिंसा की थी जो लेफ्ट ने की थी, और उसकी परिणति क्या हुई? अगले वर्ष 2019 में आम चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली। 2009 में टीएमसी को मिलती है 19 सीटें, 2018 में मिलती है बीजेपी को 18 सीटें। आपको चीजें दिखती रहेंगी समान। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद नगरीय निकाय के चुनाव हुए, जिसमें वो होते हैं 2010 में टीएमसी के पैर और मजबूत होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी लगभग वही रही एक साल में पिछले। फिर 2011 में जब चुनाव होते हैं तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में उभरती है, मुख्यमंत्री बन जाती है, और अब ये जो 2021 में चुनाव आ रहा है, चल रहा है, उसको आप उससे कंपेयर करें। मेरी बात ना सुने, नीरज भाई की बात ना सुने, जो पब्लिक डोमेन में डाटा रखा है उसको आप पढ़े। अभी आप कुछ देर पहले खुद ही आप कह रही थी कि जो साइक्लोन आया था अम्फान, देखिए यदि आप 2019 के चुनावों को भी देखें तो कहीं इज्जत बची थी या गढ़ बचा था या जो किला बचा था टीएमसी का, उन्हीं ही क्षेत्रों में बचा था जहां पर कोइंसिडेंटली अम्फान का तूफान आया था, चाहे वो कैलकाटा वाला क्षेत्र हो, 24 परगना का क्षेत्र हो। लेकिन जिस प्रकार से व्यापक धांधली हुई, जिस प्रकार से पैसे को हजम किया गया, लोगों तक राहत नहीं पहुंची, ये जो किला था यह धराशाही हो चुका है। जी, नीरज जी का रिएक्शन ले लेते हैं। गुलरेज जी, नीरज जी का रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। जी नीरज जी, 16 सीटें जो इस वक्त चुनाव है, इसमें 16 सीटों पर वो इलाके हैं जो अम्फान से प्रभावित थे, और अगर बात की जाए तो आप 10 वर्षों का हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप चंडी पाठ, दुर्गा पाठ या इस तरह के मुद्दों पर क्यों बात करी जा रही है? आप जया बच्चन को भी जी एक सेकंड हाँ जी 10 सेकंड लूंगा मैडम, 5 सेकंड लूंगा। चंडी पाठ पे कुछ कह सकता हूँ क्या? नीरज जी जिस तरह से उसके बाद नीरज जी बोल रहे हैं, मुझे 5 सेकंड देंगे और केवल 5 सेकंड। हाँ जी बोलिए। जी देखिए मैं नीरज भाई सुन लेते हैं। जहां तक चंडी पाठ की भी बात है ना, मुझे लगता है जो डेटीज भी है वह भी ममता बनर्जी से गुस्सा है। उन्होंने चंडी पाठ पढ़ा और उसके दूसरे दिन मां चंडी ने उनका पैर तोड़ दिया। जी जया बच्चन जी पहुंची हैं, वो कहती हैं कि अकेली महिला अत्याचारों के खिलाफ लड़ रही है। नीरज जी, जिस तरह से ममता जी की इमेज है, जी नीरज जी प्रोवाइड किए थे जी 2011 से अब तक, लेकिन गुलरेज भाई आज तक आप लोग विपक्ष के चोला से बाहर नहीं निकल पाए। 2014 से अब तक केंद्र में बीजेपी की सरकार है। हो सकता है मोदी जी की उतनी औकात न हो, न ही आपके अमित शाह से कि ममता जी से कोई चीज जानकारी ले ले, लेकिन भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री देश की राजनीति को किनारे रखकर देश की अस्मिता और संस्कार को बचाने के लिए मैं दीदी को दीदी ही बोलता हूं। भाई साहब सुनिए, पहले आप बोले हैं तो मैं बोला हूं, बीच में उछल जाते हैं, मतलब का कूदते हैं आपने एक बार भी 2014 से लेकर अब तक आपने ऐसी कोई कार्रवाई करी है? अगर कार्रवाई करी है तो उसका प्रमाण जनता के सामने दीजिए। देश के प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, टेक्निकल देखा जाए या संवैधानिक देखिए। आप लोग क्या है, जनगण मन की बात करने वाले नहीं है, सिर्फ मन की बात करने वाले हैं। मन की बात आप करेंगे, आपके 7 सालों में ऐसा दिन बता दीजिए जिसपे आपने कार्रवाई करी। अम्फान की जो आप बता रहे हैं, तो ये अम्फान आया, पिछले 3 सालों से चिल्लाया जा रहा है, 2 सालों से, कि 53,000 करोड़ से ऊपर हमारी जीएसटी आपके पास पड़ी हुई है, उस पर तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारी कमियों को गिनाइए, लेकिन अपनी खूबियां क्या है? 7 साल में आपने क्या किया देश के अंदर? 1.5 दर्जन से ऊपर प्रदेशों में आपने क्या किया? 10 साल का रिपोर्ट कार्ड मेरा जनता के बीच में नवजोत जी जा रहा है। इनके नेताओं का एक भी भाषण बताइए जो कि रिपोर्ट कार्ड पे चलता हो कि 7 साल में कितने ये लोग इंडस्ट्री बैठाए, 7 साल में कितने स्मार्ट सिटी बनाए, कितना रोजगार दे दिए, कितना ये लोग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कारोबार किए, उस पर ये बताएं।
कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था घटती है, इनके हम दो हमारे दो में अंबानी और अडानी की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। 20 लाख करोड़ आपने जो दिया था उस समय दिया था, लोगों के बीच में भेजा था आपको, उससे क्या हुआ है? आपने जो पैकेज दिया था प्रधानमंत्री केयर फंड में कितने पैसे आए, इस पे हम आप जवाब नहीं देंगे जनता को। और हम खान की बात करेंगे मतुआ समुदाय पे। मतुआ समुदाय बड़ा बढ़िया आपने बोल दिया था कि मोदी जी अनुसूचित जाति बैकवर्ड में जाकर मिलते हैं। आपको ये भी याद दिला दूं कि अभी 1 साल 1.5 साल पहले ये इलाहाबाद के मतलब सफाई कर्मियों से मिले थे, आपको प्रूफ दे दूंगा प्रयागराज में। आज उन जिनका पैर धोए थे, आज उन बेचारों का परिवार सूखी रोटी जो मार्केट से इधर से बीन कर लाया जाता है, उनके बच्चे सूखी रोटी खाते हैं। आप लोग सुविधा के अनुसार राजनीति करते हैं, सुविधा के हिसाब से बात करते हैं और दूसरों पे दोष देते हैं। शर्मनाक राजनीति है यह। भारत की अस्मिता और संस्कृति पे आप लोग घात करने के लिए तैयार पड़े बैठे हुए हैं। चुनाव बंगाल आपका आखिरी कील हो रहा है साबुत में। काम पे वोट मांगिए, हम तो काम पे कर रहे हैं। बताइए 7 साल में कितना देश के अंदर रोजगार दिया आपने? हो सकता है उसमें कुछ बंगाल में भी चला जाता। उत्तर प्रदेश में इनका जल बोर्ड भंग कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में देखिए, आपने डबल इंजन की बात किया। ये मध्य प्रदेश में ही पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, ये लोग सरकार बना रहे थे। आप देख लीजिए कर्नाटका में क्या हुआ, आप राजस्थान का देखिए, टीएमसी ने भी कोरोना का ध्यान नहीं दिया है नीरज जी। रैलियों में जनसलाब तो आपकी भी देखा जा रहा था, कोरोना के प्रोटोकॉल्स की धज्जियां तो आपकी पार्टी भी उड़ा रही है। देख लीजिए, बहुत आपने सही सवाल पूछ दिया। जो देश का माई बाप बैठा है उसको राजनीति के अलावा देश की जनता नहीं दिख रही है। वहां पे देश के विभिन्न हिस्सों से कोरोना टीएमसी तो अपना काम पूरा करे ना नीरज जी, टीएमसी तो अपना काम पूरा करे ना। नवजोत ये बताइए, आप हैं, अगर जो वास है देश को दिखा रहा है, जहां पर इनकी सरकार, जहां पर चुनाव हो रहा है वहां पे कोरोना नहीं, एक्शन सेंट्रल की गवर्नमेंट को लेनी चाहिए, न कि स्टेट की गवर्नमेंट को। स्टेट की गवर्नमेंट अगर लेती है तो ये लोग फिर ही वही आ जाएंगे। भाषा नहीं देख रही है। दीदी, ओ दीदी, अगर आप ही को मैं बोलूं नवजोत जी कितना अच्छा लगता है, नवजोत दीदी अच्छा लगेगा, नवजोत ओ नवजोत ये अच्छा लगेगा। ये कल्चर की बात करते हैं लोग। नारियों की इज्जत न करने वाले का यही होता है। विरोध आप टुच्चों जी। गुलरेज जी, दीदी बोलने पर नाराज है टीएमसी बीजेपी से। अरे दीदी बोलने पे जी ठीक है, रुक कर लेते हैं राहुल जी का। राहुल जी, आपने मतुआ समुदाय का एक बात उठाया, देखिए इसको लेके काफी ज्यादा बीजेपी इस बार शुरुआत से ही एकदम बिल्कुल कैंपेन मूड में थी और एक तरह से प्रधानमंत्री ने अपने बांग्लादेश दौरा में इस मामले को काफी गंभीरता से उठाया भी और वहां पे वो गए भी। लेकिन इस चक्कर में आप देखें कि बीजेपी के जो पश्चिम बंगाल की रणनीति है, जो असम की रणनीति है, जब सीए की बातचीत होती है तो बीजेपी कहती है कि पश्चिम बंगाल में उनकी कैबिनेट प्रथम बार में ही सीए को क्रियान्वित करेगी। वहीं असम में जब वो जाते हैं तो फिर वहां पे वो इस पूरे सीए के मामले पे चुप्पी साध लेते हैं। तो ये मतुआ समुदाय को लेकर एक तरह से 2 प्रदेशों को बैलेंस करने में भी कहीं न कहीं बीजेपी के पास एक चुनौती रही है इस चीज को लेकर। राहुल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ध्रुवीकरण का यहाँ पर जो ये तीसरा फेज है, यहाँ पर बहुत जबरदस्त खेल है, क्योंकि जिस तरह दूसरे दो फेज में जो वो प्रचार हुआ है और जो तीसरे जो प्रचार है उनका टोन एकदम डिफरेंट है, तो ध्रुवीकरण का खेल जबरदस्त नजर आ रहा है। देखिए, एक तरह से वहां पे ध्रुवीकरण के जो आपने नवजोत जी से सवाल उठाया कि काफी ज्यादा ये गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं वहां पे ध्रुवीकरण के, और यही कारण है कि एक तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो भाषा आप चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप देखिए, जिस तरह से उनको बेगम वगैरह तमाम शब्दों से उनको नवाजा गया है, और ममता बनर्जी जी को भी देखिए एक तरह से कहीं न कहीं उनको चंडी पाठ वगैरह पे उनको आना पड़ा है। लेकिन हम लोग को ये चीज ध्यान में देखना पड़ेगा कि इस तरह की चीज, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दीदी जो है कि वो बीजेपी के पीछ पे खेल रही है जो बीजेपी चाह रही थी। लेकिन हम लोगों को जब एक घटना का दृष्टांत मैं दूंगा कि जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे उस समय अरविंद केजरीवाल को भी भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल इसी तरह से घेरा था उनको। तब हमें ध्यान में है कि अरविंद केजरीवाल भी हर जो भी उनका, चाहे वो इंटरव्यू होता था या फिर वो चुनावी सभा होता था, वो हनुमान चालीसा से ही शुरू कर रहे थे। तो ये तो अब एक तरह से काउंटर करने की पूरी रणनीति है। लेकिन इस पूरे मामले में मैं अभी भी कहूंगा कि जब आप ध्रुवीकरण जैसे मुद्दे को उठाते हैं तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा। वो दोनों तरफ से अपने अपने काउंटर और इनकाउंटर करने के प्रयास भी होते हैं उसके, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो जनता के जो मूलभूत मुद्दे होते हैं वो मुद्दे नहीं उठ पाते हैं, चाहे वो बेरोजगारी के मामले हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, साक्षरता का मामला हो। उस तरह की चीजों को लाके अगर वहां पे लाया जाए, जैसे प्रधानमंत्री के भाषणों में कहीं न कहीं धार्मिक मुद्दे कम दिखते हैं,
लेकिन फिर भी वो उस तरह का रिपोर्ट भी लेके नहीं आते हैं। वो एक स्पेसिफिक उदाहरण देते हैं, अगर अन्य राज्यों में हमने क्या क्या चीज किया और यहाँ पे हम वो एक मॉडल लेके आने वाले हैं। तो जैसे एक जमाने में हम लोगों को याद है, गुजरात का एक पूरे मॉडल का एक उदाहरण दिया जाता था। बीजेपी इस समय वैसा कोई विशेष उदाहरण पेश नहीं कर रही है, एक जरूर अपना एक लक्ष्य जरूर बता रही है, लेकिन क्या अतीत में उस तरह की उन्होंने कहीं पे कोई वैसा चीज जमीन पे लागू किया, वो लक्ष्य प्रदान करने में वो असफल हो रही है। और इसी तरह से ममता दीदी के पास भी उपलब्धियों की एक बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन वो उनको सामने में नहीं ला रही है। और देखिए, जहां तक दीदी की बात है, मैं कह रहा हूं कि 1950 के अगर हम लोग देख रहे हैं, जो सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ हम लोगों को दोनों के दिख रहे हैं, 1950 में के डेट ऑफ बर्थ के हैं प्रधानमंत्री जी, और 1955 के हैं जो है कि ममता बनर्जी जी। तो ऐसे स्थिति में अपने से 5 साल छोटी जो है वो, अगर उनको बहन जी, छोटी बहन के रूप में कहते तो वो ज्यादा जनता को एक्सेप्टेबल चीज होता है। लेकिन ये चीज सही है कि जो दीदी बोलना आदरणीय चीज है, लेकिन जिस टोन के साथ कहा जा रहा है उस टोन पे जरूर सवाल उठता है। ये वो टोन जो है कहीं ना कहीं वो दिखता है कि वो प्यार और सम्मान वाला टोन नहीं है जी। तो वो, लेकिन यही है कि अंतिम में राजनीतिक दल के लोग कहेंगे कि चुनाव और प्यार में सारी चीज जायज होता है, हम लोग हर तरह के जो कि चीजें इसमें हम लोग स्वीकार करते हैं इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए ये चीजें अच्छी नहीं है। हम लोगों ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रचार में भी देखा था, भाषाई मर्यादा किस रूप में गई थी, गुलरेज जी से उसमें भी डिबेट होते थे कि आप यहाँ पे वोट डालिए, शाहीन बाग में करंट लगेगा, तमाम तरह की चीजें उसमें भी आई थी। लेकिन अब ये समय आ चुका है कि कहीं ना कहीं चुनाव के समय में जो भाषाई मर्यादा गिरती है उसके ऊपर भी ब्रेक लगाया जाए। जी, गुलरेज जी से इसका रिएक्शन लेते हैं। गुलरेज जी, आप जिस तरह से बंगाल में देखा गया है, बढ़त के साथ साथ टीएमसी के जो बड़े चेहरे हैं वो बीजेपी में आ गए हैं और कहीं ना कहीं आपको एक जमीनी मिल गया है, एक जमीन मिल गई है बंगाल में, तो क्या अब आपको लगता है कि उन चेहरों के भरोसे ये चुनाव जीता जाएगा? देखिए नवजोत, एक बात याद रखिए कि जनप्रतिनिधि बीजेपी का हो, टीएमसी का हो, लेफ्ट का हो या कांग्रेस का हो, अंततोगत्वा उसके दरवाजे पे जाना पड़ता है जनता के। और जो जनता का भाव होता है, जनता का जो मिजाज होता है, वो अपने आप को कोशिश करता है उसके हिसाब से ट्यूट करे, वरना वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वो जवाब नहीं दे सकता। और जनता का जो मिजाज है वह टीएमसी के इतने विपरीत है कि वो सहन ही नहीं कर पा रही है टीएमसी के लोगों को, टीएमसी के कैडर को। यही कारण है कि जिसको कहते हैं चेंजिंग द शिप जो हुआ है कि टीएमसी को छोड़ के लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में बीजेपी में। इसका कारण ही है, देखिए जनता के खिलाफ आप पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ तो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आवाम के खिलाफ नहीं लड़ सकते। तो जब आवाम ही आपके खिलाफ हो जाए तो फिर नेता आपके दल में नहीं रहेगा। जहां तक अभी हम कोरोना की बात कर रहे थे, तो मैं तो कह रहा हूं कि हम तो पूरे बंगाल को ही टीएमसी रूपी कोरोना के खिलाफ कमल रूपी वैक्सीन लगा रहे हैं। जी नीरज जी, टीएमसी को वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या रिएक्शन है अब आपका? भाई साहब, इतना ही गुलरेज भाई कॉन्फिडेंस है बंगाल में, आप सरकार बना रहे हैं तो 3-3 लोकसभा मेंबरों को लड़ा रहे हैं। भाई साहब, आपके मोदी जी जो विधाता बने घूम रहे हैं, वो वहां इस्तीफा दिलवा के विधानसभा लड़वा देते। अरे एक ऐसा नेता लेके सबसे अगर देश में फेल्योर कोई पार्टी है नवजोत, तो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे ममता बनर्जी को भी वैक्सीन लगाने वाले हैं। हमारे चेहरों की वैक्सीन क्या बात करते हैं? एक ममता बनर्जी ने नाक रगड़वा के रख दिया झूठों के और सर्कस मंडली के। हम नाक रगड़ते नहीं है भाई साहब, हम शूर्पणखा की नाक काटते हैं, शूर्पणखा की को बेचकर देश की नाक कटिंग करते हैं। लड़ रहे हैं आप बात करते हैं, देश की बात करते हैं आप लोग। अरे जनसंघ की बात करनी थी तो नोक कटिंग करने वाले लोग हैं सर, वो नहीं छोड़ दीजिए। जब वामपंथियों को ममता जी हटा मारी 34 साल के, तो झद्दड़ ये झूठ पंथ कहाँ के वहां सामने टिकेंगे? झूठ पंथ तो बहुत दूर निकलेंगे। अगर ममता बनर्जी में ताकत नहीं होती, हम नाक रगड़ते नहीं, हम नाक काटते हैं। जी नीरज जी, नीरज जी, तो कहीं ना कहीं फिर मुद्दों से भटक गए हैं। जैसे रैलियां भटक गई थी, तो ये डिबेट भी मुद्दों से भटक रही है और जो जुबानी जंग है वो देखने को मिल रही है। शुक्रिया नीरज जी, शुक्रिया गुलरेज जी और शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। सहारा प्रणाम।